हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड आफ्टरनून। अभी हो रहे हैं दोपहर के 2:30 और आज का व्लॉग होने वाला है मेरी थॉट्स के बारे में। मैंने कौन कौन से रिसेंट नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखी, मूवीज़ देखी और कौन सी बुक पढ़ी सॉरी। तो मेरा जो आज का विचार है मन में, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज मैं जिम नहीं गई। काफ़ी टाइम से मैंने वेट भी नहीं किया है अपना कि मेरा वेट कितना हो गया है। लास्ट टाइम जब मैंने किया था तो ये था 64.9 kg। लेकिन आज मैं इसलिए जिम नहीं गई क्योंकि कल का जो वर्कआउट था काफ़ी हैवी हो गया था। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना भूल गई, वो ये कि आई हैव अनसब्सक्राइब्ड फ्रॉम CGX ऐप। मतलब मैंने CGX ऐप को अब अनसब्सक्राइब कर लिया है। 1 महीने की पेमेंट मैंने पहले दे दी थी और अब 1 महीना ख़त्म हो गया था 2 अगस्त को, तो मैंने उसको अनसब्सक्राइब कर दिया है क्योंकि उस ऐप पे मुझे कुछ ख़ास ठीक नहीं लगा। उससे ज़्यादा अच्छे उसके यूट्यूब के वर्कआउट हैं। ऐप और यूट्यूब के वर्कआउट का सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि आपको ना आप उसको ब्लूटूथ से पॉज या बंद नहीं कर सकते। यू हैव टू गो टू योर फ़ोन टू प्रेस बटन। अगर आपको पॉज करना है तो आपको उसके लिए फ़ोन चाहिए आपका। जबकि यूट्यूब में क्या है, फ़ोन अगर मेरा दूर है, मैं सिर्फ टाइमर सुन रही हूँ और अगर मुझे बीच में पॉज लेना है तो मैं यहाँ से पॉज कर देती थी, लेकिन वहाँ पे मुझे फ़ोन अपने पास रखना पड़ता था। दूसरा ये ड्रॉबैक था कि उसके जो वर्कआउट थे उसमें मैंने ये पाया कि उसने वेट नो डाउट ज़्यादा ले रखा है। यूट्यूब के वर्कआउट में वो मैक्सिमम वेट लेती थी 30 kg और मिनिमम लेती थी 7.5 kg, और ऐप में उसने 45 kg भी यूज़ किया है, 58 kg भी यूज़ किया है ऑफ कोर्स ऑन बारबल्स, और वर्कआउट और मिनिमम वेट 4 kg। लेकिन वर्कआउट जो थे वो ज़्यादातर वेट ट्रेनिंग से रिलेटेड थे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से रिलेटेड थे। आप मैक्सिमम वेट उठा रहे हो और कन्वेंशनल सेट्स थे, कन्वेंशनल ही वर्कआउट था, जैसे कि स्क्वाट्स, लंजेस फॉर लेग वर्कआउट। ग्लूट्स के लिए ज़्यादातर वो हिप थ्रस्ट यूज़ करेगी, RDL या हील एलिवेटेड स्क्वाट्स। और जहाँ तक बैक की बात है तो बैक में वो वही यूज़ करती थी। लैट पुल डाउन एक तो उसके बहुत थे, रियर डेल्ट पुल डाउन और समथिंग, और वो पुल ओवर्स बहुत थे, रोज़ बहुत थी, चेस्ट में भी चेस्ट प्रेस, पुशअप बहुत कम हो गए थे। मतलब मैक्सिमम वेट ट्रेनिंग पर ही उसका ध्यान था। जबकि यूट्यूब में क्या था, वो फंक्शनल ट्रेनिंग ज़्यादा करवाती है, और फंक्शनल ट्रेनिंग मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। क्योंकि स्ट्रेंथ में अगर आप बार बार मशीनें यूज़ कर रहे हो, बारबल यूज़ कर रहे हो, तो आपका एक मसल आइसोलेशन में ट्रेन तो हो जाती है। जैसे आप लेग एक्सटेंशन कर रहे हो तो आपकी जो काफ्स हैं, आपकी जो लेग्स हैं, वो काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। दे वुड बी मेड अप ऑफ स्टील, यू मस्ट से। लेकिन फंक्शनल ट्रेनिंग इतनी नहीं होगी जो आपकी डेली लाइफ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, लाइक वेट उठाना दोनों हाथों में, किसी बच्चे को उठाना। तो मेरे हिसाब से स्क्वाट्स विथ फ्री वेट्स, डंबल, चाहे वो कम वेट के साथ ही हो लेकिन कम टाइम में बहुत फास्ट पेस से हो, तो वो आपकी बॉडी को ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो और उसमें यूट्यूब में एक और था कि हिट होता था हर 5वें दिन। उसका कोई भी वर्कआउट ले लो, हर 5वें दिन उसका एक हिट होता था। हिट में क्या होता है कि आपको 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स तक लगातार कार्डियो करना है। कार्डियो से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज, जैसे वो बर्पी हो सकती है, वो रनिंग हो सकती है, वो नी जंप हो सकता है, तो कोई किसी भी तरह की कार्डियो एक्सरसाइज करनी है लगातार 30 सेकेंड्स तक, फिर 10 सेकेंड्स ब्रेक या 20 सेकेंड्स ब्रेक, और फिर से वही एक्सरसाइज या कोई डिफरेंट कार्डियो एक्सरसाइज। तो मुझे हिट बहुत अच्छा लगता था, और उससे वेट लॉस हो या ना हो,
फ़ैट लॉस हो या ना हो, आपकी बॉडी बहुत ही अच्छी हो जाती है, एथलेटिक एक आपकी बॉडी के अंदर ना शार्पनेस आ जाती है, कंडीशनिंग हो जाती है। मैं क्या बताऊँ, मतलब यू बिकम वेरी मच, एंड्योरेंस बढ़ जाती है, ठीक है। आपका रिस्पॉन्स टाइम जो होता है चीज़ों को लेके वो बहुत ही कम हो जाता है। आप बहुत जल्दी उठ सकते हो, जैसे बैठे हो तो आप आराम से उठ जाओगे। आपको झुकना है, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको कहीं भागना है, जॉगिंग करनी है, बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, या मतलब कुछ भी हिट जो है दैट इज़ वेरी यूज़फुल इन योर डेली एक्टिविटीज़। साथ ही साथ हार्ट रेट भी बढ़ती है, तो ये भी बहुत ही अच्छा है पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए। तो वेट ट्रेनिंग नो डाउट अच्छी है, लेकिन हमेशा ही वेट ट्रेनिंग नहीं, इट हैज़ टू बी इंक्लूडिंग योर योगा, पिलाटीज़ और हिट ट्रेनिंग, कार्डियो। तो मुझे लगा कि यूट्यूब वाले उसके वर्कआउट ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, तो अब मैं क्या फ़ॉलो करूँगी कि यूट्यूब का कोई भी एक प्रोग्राम पकड़कर लगातार 5 दिन तक मैं वो करूँगी। फिर अगले 5 दिन तक मैं अपना 5 या 4 दिन तक मैं अपना वर्कआउट करूँगी। जैसे एक दिन मैं अपनी बैक को दूँगी, जिसमें कन्वेंशनल जो एक्सरसाइजेस हैं वही यूज़ करूँगी। एक दिन चेस्ट को दूँगी, लेग को दूँगी, ग्लूट्स को दूँगी, फुल बॉडी को दूँगी। और उसमें मैं एक्सपेरिमेंट भी कर सकती हूँ। आई कैन डू द वर्कआउट पोस्टेड बाय डिफरेंट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, लाइक फिटनेस के हो गया, फ्रैंक मेड्रानो और लिंडा मेयर। ऑल दीज आर माई फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर। तो मैं उनके वर्कआउट को भी कर सकती हूँ एज़ पर माई मूड। योगा भी मैं कर सकती हूँ। तो मेरे ख्याल से ऐप से ज़्यादा अच्छा मुझे यूट्यूब लगा। ऑल्दो 1000 रुपीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा लगे, और अभी उसका कोई फिक्स्ड प्रोग्राम भी नहीं आ रहा था, तो आई जस्ट लेट इट गो। दूसरा ये है कि मैंने श्रीकांत मूवी देखी। श्रीकांत मूवी नेटफ्लिक्स पर है और इसमें एक्ट किया है राजकुमार राव ने, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द रियल लाइफ ऑफ श्रीकांत बोला, who is the founder of Boland Industries, and मतलब the story is so inspiring. When you watch this movie, your eyes are filled with tear, your heart is filled with motivation, and in your mind lots of backstories are going on related to your life. You feel that this has happened to me somewhere in my life also, when I have felt the same, when I have taken the steps similar to those taken by the protagonist of the show. तो मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगी। अभी मेरी मूवी पूरी नहीं हुई है, लेकिन वो इतनी रियल है। उसमें हीरो को एक परफेक्ट आदमी नहीं दिखाया गया है, उसमें हीरो की भी गलतियां दिखाई गई हैं। ह्यूमन नेचर जो होता है वो किस तरीके से अफेक्ट होता है अपनी ही सक्सेस से, ये उसमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाया हुआ है। अगर मैं एक नटशेल में आपको बताऊं तो आपको मैं ये बता सकती हूँ कि श्रीकांत आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक किसान के यहाँ पर पैदा हुए थे, और जब वो पैदा हुए थे तभी जन्म से ही उनकी आंखें नहीं थी। मतलब आंखें तो थी बट वो ठीक नहीं थी। ही वॉज़ नॉट एबल टू सी, विजुअली इम्पेयर्ड थे वो। तो जब उनके फादर को पता चला कि उनके यहाँ बेटा हुआ है तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी, और वो उसी वक्त शराब पीते हैं, शराब खरीद के पीते हैं, बहुत खुश होते हैं, खुशी से डांस करते हैं, घर आते हैं, अपने बच्चे को गोद में उठा के डांस करते हैं। और व्हेन ही केम टू नो कि वो नहीं देख सकता तो बहुत उदास हो जाते हैं, डिसहार्टेंड हो जाते हैं। काफ़ी गरीब होते हैं, इसलिए उनके रिश्तेदार, उनके फैमिली मेम्बर उन्हें यही सलाह देते हैं कि आप इस बच्चे को जाने दो, इसे भगवान को वापस दे दो, क्योंकि आप इतने गरीब हैं हम लोग कि हम इसको नहीं पाल सकते। बड़ा होकर इसकी कौन, जब ये बड़ा होगा इसकी देखभाल कौन करेगा। तो उसके फादर एक गड्ढा खोदते हैं ज़मीन पर उसको गाड़ने के लिए। गड्ढा खोद देते हैं, बच्चे को गड्ढे में डाल भी देते हैं। तभी उसकी मम्मी रोते हुए आ जाती है, अपने बेटे को गले से लगा लेती है और कहती है, नहीं इसे मत मारो, ये मेरा बच्चा है, मैं आपको दूसरा बच्चा दे दूँगी, पर ये मेरा है, मैं इसका ध्यान रखूँगी। तो उसके पिताजी कहते हैं कि कैसे रखोगी, क्या करेंगे हम इसका, हम बहुत गरीब हैं। पर उसकी माँ नहीं मानती
और आखिर होते तो वो भी पिता ही हैं, वो भी उनकी बात मान लेते हैं। फिर वो बच्चा बड़ा होता है, बहुत गरीब होते हैं तो उन्हें इतनी अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं मिलती। वो नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल स्कूल ही जाते हैं, अपने टीचर के लेक्चर सुन सुन के ही पढ़ते हैं। फिर भी एक समय के बाद एक समय ऐसा आता है कि और ज़्यादा एजुकेशन उनके फादर उनके लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। साथ ही साथ आसपास के बच्चे भी उन्हें बुली करते हैं, स्कूल में भी उन्हें बुली किया जाता है बिकॉज़ ऑफ हिज ब्लाइंडनेस। तो कोई पढ़ा लिखा आदमी जो उनके पापा का दोस्त होता है या एनजीओ का ही कोई मेंबर होता है, ये फिल्म में क्लियर नहीं दिखाया हुआ, उनको सलाह देते हैं कि आप इस बच्चे को किसी अंधजन मंडल में डाल दीजिए। वो अंधजन मंडल का एड्रेस भी देते हैं, यहाँ पर इसको अपने जैसे बच्चों के साथ रहने को मिलेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और शायद ये अच्छे से पढ़ेगा भी। तो उसके पिताजी उसको वहाँ पर डाल देते हैं शहर में। वहाँ पर उनको एक टीचर मिलती है बहुत अच्छी, देविका, जो उनकी मेंटोर बन जाती है और लाइफ लॉन्ग मेंटोर रहती हैं। वो उनको स्टिक पकड़ के चलना सिखाती हैं, उनकी अच्छे से एजुकेशन करवाती हैं। मतलब थोड़ा सा उनमें एक अच्छा टीचर स्टूडेंट का बॉन्ड दिखाया हुआ है। फिर उसके बाद लेकिन उनको एरोगेंट बहुत दिखाया गया है श्रीकांत को मूवी में। स्टार्टिंग से ही वाज एरोगेंट एंड ही वाज वेल अवेयर कि he has much higher cognitive level than rest of his friends and peers। तो वो उसका बहुत ही ज़्यादा उनको घमंड था कि हाँ मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तो इसी घमंड के कारण ही उनको हॉस्टल से भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि चीफ गेस्ट आते हैं जब उनके हॉस्टल में, जो उनको डोनेशन देते थे, तो वो भाषण में कह देते हैं कि भाई जो प्रिंसिपल और टीचर हैं दूसरे, वो फ़ंड का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, खाना अपने लिए अच्छा बनवाते हैं, लेकिन हमें वही रूखी सूखी दाल रोटी देते हैं। इसलिए उन्हें हॉस्टल से भी निकाल दिया जाता है, उस स्कूल से। लेकिन उनकी टीचर जो होती है वो आती है, वो उन्हें पर्सनली केयर में रख के अच्छे से पढ़ाती हैं और इतना अच्छा पढ़ाती है कि 10th में उसके 96% आते हैं। लेकिन कोई इसको साइंस देने को राज़ी नहीं होता कोई स्कूल, क्योंकि उस वक्त एजुकेशन सिस्टम में विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए साइंस के लिए सीट्स ही नहीं थी। एजुकेशन सिस्टम से लड़ते हैं वो, फिर उन्हें हार के उन्हें साइंस देनी पड़ती है स्कूल के प्रिंसिपल को। फिर उसके बाद उनके 12th में 98% आते हैं, पर उनको आईआईटी में दिल्ली में एडमिशन नहीं मिलता। फिर वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जब अप्लाई करते हैं तो उन्हें फिर एमआईटी में फुल स्कॉलरशिप मिलती है, जहाँ पे उन्हें बिना किसी खर्चे के पूरी एजुकेशन, उनकी एजुकेशन का खर्चा उनका उठाया जाता है फॉरेन यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर फेसबुक पर उन्हें उनकी फ्यूचर वाइफ स्वाति जी मिलती हैं। फिर इसी तरीके से कहानी चलती है आगे। अब वो वापस इंडिया आ गए हैं एजुकेशन कंप्लीट करके। वो यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं जिसमें वो डिसेबल्ड लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं। फिर उन्हें एक इन्वेस्टर मिलता है बड़ी मुश्किल से। वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कचरा बोल के भगा दिया जाता है। एक इन्वेस्टर उन्हें बड़ी मुश्किल से मिलता है, रविश करके। वो एक इंडस्ट्री खोलते हैं। बहुत ही अच्छी है स्टोरी, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अब उनके मन में, अभी मैंने यहाँ तक देखा है कि उनके मन में घमंड आ गया है। अगर वो कोई भी बात कहते हैं और रविश उस बात के लिए उन्हें बोलता है या उसे एनालाइज करके उन्हें सही बात बताता है कि नहीं ऐसा शायद ठीक नहीं रहेगा ऐसा, तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं कि ये पूरी इंडस्ट्री मेरा आइडिया थी, मेरा ही दिमाग था और तुम कौन हो जो मुझे इस तरीके से सलाह देते हो। फिर आसपास के लोग भी जब उनकी इज़्ज़त करने लगते हैं, गरीब लोग उन्हें भगवान बोलते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड या फिर दूसरे डिसेबल्ड लोग जिनको वो अपनी इंडस्ट्री में जॉब देते हैं, वो लोग उन्हें बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, तो उनके मन में घमंड आ जाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा नाम श्रीकांत है, श्रीकांत, लेकिन मैं श्रीकांत नहीं हूँ, मैं श्री हूँ। श्री कैन डू एनीथिंग एंड इन साइंस ही बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज़ इम्पॉसिबल अंटिल इट इज़ डन। तो मुझे ये वाली लाइन बहुत अच्छी लगी। और इनफैक्ट MIT में जब वो अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी वो यही पूछते हैं उनसे कि आपको लगता है कि आप बाकी सब अच्छे से देखने वाले बच्चों के साथ एजुकेशन कर पाओगे ठीक से। तो श्रीकांत कहता है कि जब भी मेरे से कोई ये पूछता है ना कि हाँ मैं कर पाऊँगा, तो मैं यही बोलता हूँ कि मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा, मुझे वो रीज़न दो। तो
इसी आंसर के बेस पे उनका एडमिशन होता है। मैं भी ये सोचती हूँ कि हम लोग अपने मन में कितने सारे अजम्पशंस लेके चलते हैं, क्या हम वाकई में ये कर सकते हैं, क्या हम कर पाएंगे। लेकिन बिना उस चीज़ को ट्राई किए हम लोग ये कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने ये मूवी यहीं तक देखी है। 15 से 20 मिनट की मूवी अभी भी बाकी है कि उनका घमंड उनको कहाँ लेके जाता है। पर मूवी में ये क्लियर है कि बहुत अच्छा दिखाया है कि अगर श्रीकांत एक इंटेलिजेंट आदमी है तो ही इज़ ऑल्सो बाउंड बाय द ह्यूमन नेचर। पावर जो है वो किसी भी आदमी को ब्लाइंड कर सकती है, आंखों से तो वो ब्लाइंड हैं ही, लेकिन अब पावर का नशा भी उनके ऊपर चढ़ रहा है और वो क्लियरली नहीं देख पा रहे। अगर उसका पार्टनर उसे कोई चेतावनी दे रहा है, उसे समझाना चाह रहा है, तो वो उसकी बात भी नहीं सुनते। तो आज का ये व्लॉग में मैंने यही सब डिस्कस किया। आई होप कि आपको भी ये व्लॉग अच्छा लगेगा। और हाँ, इस कहानी को मैंने अपनी कहानी से कैसे रिलेट किया, ये जो डायलॉग आपको मैंने बताया ना कि वाई कांट आई, ये मेरे साथ तब हुआ था जब मुझे पता चला था कि अब हमें ऑफिस 9:30 बजे निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने उसको फिर मैनेज किया कि मैं पहुंचूंगी 9:30 बजे, और मैंने अपने जिम का टाइम 4 बजे किया और 9 बजे तक मैं सो जाती हूँ। तो एक तरीके से ये सब मैनेज हो रहा है। मैं अपना जिम वर्कआउट भी कर पा रही हूँ, बच्चों का टिफ़िन भी बना पा रही हूँ, लंच भी बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट सब कुछ हो रहा है, ऑफिस भी मैं टाइम पे आ रही हूँ। यहाँ तक कि मैं शाम को ठीक 6 बजे ऑफिस से निकल जाती हूँ और आराम से घर 7 बजे तक पहुँच जाती हूँ। 7 बजे पहुँचने के बाद मैं अपने से अच्छे से अपनी पूजा करती हूँ, बच्चों को टाइम देती हूँ और 9 बजे तक तो मैं सो जाती हूँ। तो सब कुछ पॉसिबल है। ज़रूरत है कि आपके मन में अगर वाकई में इच्छा है कि हाँ आपको वो काम करना है, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मन में इच्छा होनी चाहिए, आप अपना टाइम मैनेज कर लो तो आराम से सब हो जाता है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आज का ये व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आपको मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। सॉरी मेरे से फ़ोन गिर गया। तो आपसे मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, बाय, टेक केयर।